बड़े बड़े अरमान हैं, उस मेहनती किसान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हाजिर है एक बार फिर से हम इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसानों की बातें करते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसानों से बातें करते हैं। वाकई आप लोग महान हैं। आप लोग जिस पौधे को अपने प्यार और स्नेह से सींचते हैं, वो पौधा बहुत जल्द हरा भरा होकर फल और ठंडी छांव देने लगता है। ठीक ऐसा ही हमारे इस कार्यक्रम के साथ हुआ। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आपके ईमेल, आपके सोशल मीडिया पर भेजे गए कमेंट और सुझाव हमें इस कार्यक्रम को हर दिन कुछ बेहतर करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। जी हाँ, आज के मेहमान हमारे पास हरियाणा से चलकर आए हैं और ये कहते हैं कि जय जय किसान में आना हमारे लिए सपने जैसा है। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात और प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे जुझारू किसान मौजूद हैं, जिन्होंने जब रिसर्च सेंटर ने, जब यूनिवर्सिटी ने इनसे कहा कि आपके खेत के जो पानी है वो खेती के लायक नहीं है, आपके खेत की मिट्टी में सुधार की आवश्यकता है, आप इसमें फसल कर तो सकते हैं परंतु उत्पादन उससे अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी, तो भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। और जैविक खेती की तो ऐसी की कि उनकी यील्ड, मतलब उनका जो उत्पादन था वो आसपास के अन्य खेतों से भी ज्यादा होने लगा। और उसी खेत में अब उसी यूनिवर्सिटी, उसी रिसर्च सेंटर के लोग प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं। जी हाँ, सलाम है ऐसे किसानों को, प्रणाम है ऐसे किसानों को जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले प्रगतिशील किसान सुनील कुमार का, जो कि आए हैं हमारे साथ रेवाड़ी हरियाणा से, और इन्हीं के साथ डॉक्टर राजकुमार जो कि केवी के हरियाणा से हैं, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनके कोच हैं, जो कि इन्हें निर्देशन देते हैं कि आप इस प्रकार से बढ़िए, इस प्रकार से खेती कीजिए। इसीलिए किसी ने सही कहा है, जय किसान जय विज्ञान। जब विज्ञान और किसान साथ मिलकर चलती है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा करके दिखाती है कि उन्हें हमें टीवी पर बुलाना होता है। सबसे पहले तो सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे टीवी पर बैठे दर्शकों की तरफ से आप सभी को प्यार भरा राम राम साहब। और राजकुमार जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं सुनील जी के पास आता हूं। सुनील जी, आप खेती कर रहे हैं, आप खेती करके उसे यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें डालते हैं कि लोग आपके फैन हैं, लोग आपके व्यूअर्स हैं, लोग आपको फोन करते हैं, लोग आपसे सलाह लेते हैं। कहां से शुरू हुआ है सिलसिला, कहां तक पढ़े लिखे हैं आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मैट्रिक किया है मैंने जी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैंने मैट्रिक करके ट्रैक्टर मैकेनिक से ITI की जी, और मैं टेक्निकल अपनी शॉप करके मैं टेक्निकल लाइन में चला गया था। लेकिन मेरे फादर आर्मी से रिटायरमेंट हैं। अच्छा। और वो एक किसान है जी, और उनकी किसान को देखते हुए मैं एक किसान का बेटा हूँ जी, और मैं अपनी लाइन चेंज कर चुका था। लेकिन वहाँ मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैंने वो लाइन छोड़ के अपनी फिर दोबारा खेती को चुना। मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं, आप ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको दुकान छोड़कर वापस अपने खेतों की ओर वापस बुला लिया? सर जी, मेरे पास मेरे रिश्ते, शादी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए जी, और उनने आके घर में बैठ के रिश्ते की बातचीत चलाई। तो उन्होंने पूछा कोई आपका लड़का क्या करता है मेरे फादर से जी। तो मेरे फादर ने जवाब दिया, मेरा लड़का एक खेती करता है और अपनी एक शॉप चलाता है जी। तो उस लड़की के फादर ने मतलब एक किसान का नाम सुनते ही मतलब उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। बोला मैं तो अपनी लड़की को किसी सर्विस वाले लड़के के साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरी लड़की किसी किसान के घर में तो भूखी रहेगी। किसान को एक नकारा समझ लिया गया जी। उस घटना ने मुझे ऐसा झकझोर दिया कि हम किसान इतनी खेत में मेहनत करते हैं, दिन रात धूप गर्मी सर्दी में काम करते हैं, और हम मेहनती होते हुए हम एक पब्लिक का 135 करोड़ का पेट भरते हैं और एक अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई खेती में कुछ ऐसा करना है जिससे किसान की इमेज बढ़े और किसान का नाम गर्व से लिया जाए। और आज मैं इस स्टेज पे हूँ डॉक्टर राजकुमार जी के और सुभाष पालेकर जी के मार्गनिर्देशन के कारण कि आज मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं एक किसान हूँ, और मैं अपने गर्व से अपना सिर ऊंचा करके ये कह सकता हूँ कि मैं एक किसान हूँ। और किसान कभी किसी को भूखा नहीं रख सकता, वो जिसको देश का पेट भर सकता है वो उसके अपने बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं।
बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो किसान 135 करोड़ लोगों के पेट भरता है, उसके घर में कोई भी कैसे भूखा रह सकता है, और वाकई में आपने किया। चलिए, उसके बाद आप खेतों की तरफ घूमकर आए, लेकिन वहां पर आपने जैविक खेती करने की क्यों सोची? सर जी, मैं केमिकल खेती से जुड़ा जी। वहां मेरे को प्रोडक्शन नहीं मिली जी। मैंने अपना मिट्टी पानी की जांच कराई जी। उसमें मेरे को केवीके वालों ने बताया कि भाई आपका जो पानी है वो बिल्कुल खराब है, इसमें 5000 TDS मैक्सिमम मेरा पानी है जी। उसमें क्या आप उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते। जी। फिर मैंने सुभाष पालेकर जी की वीडियो देखी जी। उसने जैविक खेती में अच्छी प्रोडक्शन, तो उससे मैं प्रोत्साहित होकर जैविक खेती की तरफ बढ़ा और मैंने वहां से शुरुआत करी कि भाई इसमें कुछ मैंने अच्छा करना है और अपना नाम कमाना है। जी। उस दौरान मैं केवीके रेवाड़ी से डॉक्टर राजकुमार से भी जुड़ा। जी। उन्होंने मुझे अच्छा एक मार्गदर्शन दिया और इनके सहयोग से आज मैं अच्छी प्रोडक्शन ले रहा हूँ। क्या क्या उगाते हैं आप? सर मैं गेहूँ, सरसों, बाजरा, तिल, कॉटन इन पे काम कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं अब अच्छी प्रोडक्शन, केमिकल से ज़्यादा प्रोडक्शन जैविक खेती में ले रहा हूँ। जी। आपने दुकान छोड़कर आप किसी जिद के पीछे आप अपने खेतों में वापस आए। जब आपने शुरू किया काम, आपने फिर ये सोचा कि मैं अपनी जो धरती माता है उस पर रसायन नहीं गिरने दूंगा। हाँ जी। उस समय लोगों ने आपको बोला होगा कि पहले से ही यहाँ की खेती में उत्पादन नहीं हो रहा, आप जैविक खेती करेंगे, तो लोगों ने बोला नहीं आपको कि क्यों जा रहे हो इस तरफ? आप खूब मजाक उड़ाया गया मेरा कि भाई बगैर केमिकल के तो अनाज पैदा हो ही नहीं सकता, आप तो पागल हो चुके हो। लेकिन मैंने एक निष्ठा बना ली थी कि मैंने जैविक खेती करनी है, जहर मुक्त खेती करनी है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि हमने हवा, पानी और भोजन इतना दूषित हो चुका है और सबसे ज्यादा किसान दूषित कर रहा है, मिट्टी, पानी और हवा। तीनों चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर जीवन मुश्किल है और उनको सबसे ज्यादा किसान दूषित कर रहा है। अगर हम आने वाले टाइम में ऐसे ही पेस्टिसाइड केमिकल से खेती करते रहे तो हमारे आने वाले बच्चे पैरालाइसिस पैदा होंगे, बीमारियों से सहित पैदा होंगे। हमें ऐसा प्लॉट फार्म आज तैयार करके जाना है कि हमारे बच्चे एक स्वच्छ वातावरण में पैदा हों और वो बीमारियों से बच के रहें। मतलब एक हर किस अपना जो भी फैमिली होता है वो अपना एक फैमिली डॉक्टर रखता है। मैं उन लोगों से एक अपील करता हूं कि हमें एक जैविक किसान फैमिली में किसान बनाना चाहिए ताकि हमारे अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले और हमारे आने वाले बच्चे स्वच्छ और हष्ट-पुष्ट पैदा हों। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी बातें आप सुन रहे होंगे, टीवी स्क्रीन पर बैठकर आप देख रहे होंगे। सुनील कुमार आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने खेती शुरू की है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इनके बहुत सारे फैन हैं जो कि इनके वीडियोस को देखकर इन्हें फोन करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय मशवरा लेते हैं। यहाँ तक कि खाली देश में ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ, एक लेटर दिखाना चाहता हूँ आपको स्क्रीन पर, जो कि पाकिस्तान से इनके पास ये लेटर आया है इनके YouTube को देखकर, और वो कहते हैं कि हम भी आपकी तरह से खेती करना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह से गेहूं उगाना चाहते हैं। और वो गेहूं मांग रहे हैं जो गेहूं इन्होंने इजराइल से बीज एक्सपोर्ट करके मंगवाया था। इनके दीवाने इतने हैं कि इनके हर शहर से फोन आते हैं और हर शहर से लोग इनसे तरह तरह की बातें करते हैं। ये एक 10वीं पास किसान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यहां पर सवाल सिर्फ यही उठता है। सुनील जी, हाँ जी, क्या है इस इजराइल वाले गेहूं में जो लोग आपसे इतना मांगते हैं इसको? सर जी, ये मैंने डॉक्टर राजकुमार के मार्गदर्शन में इसकी बिजाई की बेड्स पे जी, और बेड पे वहाँ इजराइल में बेड तकनीक अपनाई जाती है जिससे किसान की उत्पादन बढ़ता है जी, और एग्रीकल्चर में इजराइल का नाम सबसे आगे आता है जी। और उसको सोचते हुए मैंने भी ये सोचा क्यों ना हम अपने इंडिया में भी इस टेक्निक को अपना के हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाएं, अपने उत्पादन को बढ़ाएं। किसान एक नुकसान को समझता है कि भाई खेती में नुकसान है और इसी कारण किसान खेती से दूर होता जा रहा है जी। तो हमें नई टेक्निक को आजमाते हुए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें अपना नुकसान घटाना है और आने वाले टाइम में कोई भी क्रॉप बेड पे तैयार करनी है ताकि उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़े और अच्छी पैदावार मिले और हमें अच्छा मुनाफा मिले। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। डॉक्टर राजकुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप बार बार बता रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन से आप यहां तक पहुंचे हैं, उनके मार्गदर्शन से आप जैविक खेती करते हुए आसपास के लोगों के लिए एक मॉडल किसान साबित हुए हैं। राजकुमार जी, कैसे आपसे संपर्क हुआ सुनील जी का? सुनील जी, मैं आपसे आपके पास आऊं उससे पहले एक दर्शक हैं जो कि हमारे साथ कलवाड़ा से जुड़े हुए माता दीन जी। जी माता दीन जी, नमस्कार।
नमस्कार साहब, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया है सब, भगवान की कृपा है। फसल हो रखी है आराम से, ठीक ठाक। बाजरा जी। बो रखा है, मूंगफली लगी हुई है। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये, जो अपने जो फसलों में जो जानवर लग जाते हैं, जी उसके लिए जैविक विधि से कैसे अपन उनसे छुटकारा पा सकते हैं? जैसे अपन बाजार से लाकर केमिकल भी डालते हैं, जी हाँ, तो जी हाँ। केमिकल नहीं डालना पड़े और अपन जैविक ही उसी तरीके से कर लें, जी। ऐसा कोई उपाय बता दें तो बड़ी कृपा होगी साहब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समय पर फोन किया है। हमारे साथ जैविक खेती करने वाले एक मॉडल किसान हैं, किसान भी हैं और उनके साथ उनके मार्गदर्शक भी हैं। सबसे पहले सुनील जी से ही बात करेंगे। सुनील जी, माता दीन जी चाहते हैं कि जैविक खेती करते समय जो कीट लग जाते हैं, उन कीटों के लिए जैविक कीटनाशक कैसे तैयार किया जाए? सर जी, जैविक तरीके से कीटनाशक बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने नीम, घर में पौधे होते हैं नीम के पौधे मैक्सिमम, और किसान को वहाँ 5 किलो नीम के पत्ते लेने हैं जी। 5 किलो आक के पत्ते और 5 किलो धतूरे के पत्ते। ये मैक्सिमम हर जगह अपने खेतों के बाहर जंगल में मिल जाते हैं जी। और उसमें 1 किलो लहसुन, 1 किलो ताज़ा अदरक, 1 किलो हुक्का में जो तंबाकू यूज होता है हुक्का पीने के लिए, वो तंबाकू, और 1 किलो तीखी मिर्च, चाहे वो लाल हो या हरी हो। जी। अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत है तो उसको 20 लीटर पानी में डाल के, सारे मटेरियल को आप मिक्सी में ग्राइंड करके 20 लीटर पानी में डाल के उनको उबाल लें और उसको ठंडा होने के बाद छान के 2 लीटर, एक 15 लीटर की जो अपनी आम टंकी होती है स्प्रे मशीन, उसमें 2 लीटर का यूज़ करें। 2 लीटर वो कीटनाशक और बाकी सिंपल पानी, उसका स्प्रे करें आप 15-15 दिन के अंतराल पे। आपका कोई भी कीट है वो आपको खेत में खत्म हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आता हूं डॉक्टर राजकुमार के पास। डॉक्टर राजकुमार जी, कैसे संपर्क हुआ सुनील जी से आपका और कैसे आपने इन्हें मोड़ दिया जैविक खेती की तरफ? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि आज आप लोगों ने हमारे को एक ये प्लेटफॉर्म दिया है जी, मौका दिया है जी, मतलब आपसे रूबरू होने का जी, किसानों से रूबरू होने का। ये हमारे जो सुनील जी जो किसान है, ये शुरू में ये काफ़ी मतलब जगह जाते थे, यूनिवर्सिटी में भी गए थे, ये पूसा में भी जाते थे जी, ICR में जी। तो ये इधर उधर मतलब जाने की बजाय जी, फिर ये कृषि विज्ञान केंद्र में आए जी एक बार जी। तो इन्होंने अपनी बातें बताई कि जी मैं कुछ अलग से खेती करना चाहता हूं जी। तो मैंने कहा जी आज का जो समय है वो देखो रासायनिक मुक्त, जहर मुक्त खेती का समय है जी, और उस खेती को अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ दें जी, जैसे आपको पता है जी आजकल फार्म मैकेनाइजेशन का समय है जी जी जी, आज का जो युग है वो कृषि यंत्रों का समय है जी जी। उसके साथ में मैंने इनको ये कहा कि आप सबसे पहले गेहूं पे ही प्रोग्राम करें जी जी। तो मैंने इनको ये कहा कि जैसे किसान भाई पोटैटो प्लांटर का यूज करते हैं जी, और गाजर बिजाई मशीन के लिए भी बेड प्लांटर का यूज करते हैं जी, क्यों ना हम इस तकनीकी को अपने यहाँ गेहूं में इसको वो यूज करें जी। तो इन्होंने सर वो वैरायटी अपने बेस पे मंगवाई इजराइल से जी। उसको मैंने इनको ये कहा कि हम इनको बेड पे वो करेंगे बिजाई जी। तो बेड पे जी इनको ऐसा लगा, मैंने इनसे काफी बार फोन भी किए, बात भी की, और ये कई बार कृषि के लिए जो मेले लगते हैं उस मेलों में भी आते जाते रहते हैं जी। वहां पर भी जिज्ञासु है शुरू हाँ, से ये शुरू से जिज्ञासु है जी। तो इनको ये लगा कि भाई बेड पे गेहूं करने से इनका जो प्रोडक्शन आया वो 30 से 32 क्विंटल आया प्रति एकड़ जी जी। तो अब इन्होंने कहा जी हमारे खारी पानी है जी। मैंने कहा जी खारी पानी में भी हम इसको कर सकते हैं जी। तो मैं सर अगला इनका जो काम है उसको मैं इनको बेड के साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन को भी मैं वो प्रोत्साहित करना चाहता हूं जी इनके खेत में और पूरे रेवाड़ी में भी जी। तो इस बार हमारा ये प्लान है जी कि इस बार गेहूं हम करवाएंगे बेड पे। चलिए वापस सुनील जी के पास आते हैं। सुनील जी, आपने पहले साल में ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया, आपने जैविक उत्पाद उगा लिए, आपके पास सब कुछ तैयार था, उसके बाद क्या हुआ? उसे बेचने के लिए आप कहाँ गए? सर जी, मेरे पास उस टाइम जो मैंने जो अपनी मेहनत करके जो प्रोडक्शन लिया जी, मेरे पास कोई प्लेटफार्म नहीं था जी। अब मैं उसको अपने जैविक प्रोडक्शन को कहीं भी बेच सकूं, क्योंकि ना तो सरकार ने कोई ऐसी मंडियां खोल रखी हैं जो किसान अपना ऑर्गेनिक उत्पाद बेच सके जी।
सबसे मोटी प्रॉब्लम किसान को यही आती है, किसान चाहता है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें जी, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है किसान को कि वो अपना प्रोडक्ट पैदा करके इतनी मेहनत करके जैविक से तरीके से कर रहा है जी। तो उस प्रोडक्ट को बेचे कहाँ, उसको जी। प्लेटफार्म नहीं है कोई भी। जी। तो मैं सरकार से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसान को ऑर्गेनिक खेती करने वाले को ये प्लेटफार्म दिया जाए जी। कि कम से कम हर जिले में एक ऑर्गेनिक मंडी हो, ताकि वो किसान अपना जाए और अपना और प्रोडक्शन किया हुआ मटेरियल अपना आराम से किसान जाके मंडी में अच्छे भाव जी। में आपने बेच क्या सके। किया? आपका जब प्रोडक्ट नहीं बिका तो फिर आपने क्या किया? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जी। मैंने डॉक्टर साहब से फिर राय मांगी कि सर जी मैंने इतनी मेहनत करके मैंने अपनी प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जी। मेरा ये प्रोडक्ट तो अब बिक नहीं रहा, मैं तो घाटे में जा रहा हूँ, जी, इससे अच्छा तो मैं केमिकल की खेती में ही था। जी। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे फिर हिम्मत बढ़ाई, प्रोत्साहित करा, आप धैर्य रखो, किसान की सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। जी, वो चाहे घाटे में जाए, मौसम की मार का वो सब कुछ वो सहन कर सकता है, बोले आप एक घाटे को सहन नहीं कर सकते, वाह। बोले हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो इन्होंने अपने जो जितने भी नज़दीकी जो डॉक्टर वगैरह थे, अच्छी सोसाइटी के लोग थे, जी। उन लोगों से बात की कि भाई ये किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप यूज करके देखो, जी। आपको इनके फायदे गिनाए इन्होंने, भाई आपको ये फायदे होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने से। तो इनके मार्गदर्शन से कुछ एक कस्टमर मेरे पास जुड़े, जी। उन्होंने मेरे को कुछ प्रोडक्ट मेरे यूज करके देखे, उसके में कुछ शुरुआत में मेरे को दिक्कत आई, भाई रेट आप ज्यादा बता रहे हो, क्योंकि जी। लोगों को तो केमिकल के हाँ, उस रेट समय की- तक पता ही नहीं था लोगों को कि ऑर्गेनिक में और केमिकल के उसमें रेट क्या की फर्क आदत है। पड़ी हुई है, बोले आपका कुछ अलग गेहूं पैदा है क्या भाई जो आप इतना रेट बता रहे हो। जी, सुनील जी रोकना चाहूंगा एक बार, एक भवानी शंकर जी हमारे साथ रींगस से जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं आपसे, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भवानी सिंह जी, राम राम साहब। राम राम साहब, जय जय किसान साहब। जय जय किसान साहब। साहब मेरा सवाल यह है आपसे जी, कि मैं जैविक और रासायनिक विधि से खेती करना चाहता हूँ, जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ साहब कि इसमें उत्पादन में क्या फर्क रहता है। अच्छा, जैविक खेती और रासायनिक खेती के उत्पादन में क्या फर्क रहता है? राजकुमार जी जानना चाहते हैं वो कि इन दोनों में फर्क कितना रहता है, मतलब कितना इसमें जी, इसमें मैं ये उनको ये बताना चाहूंगा जी, कि जो किसान अभी तक जो केमिकल की खेती कर रहा है, जी, वो देखो जी, फर्स्ट ईयर अगर पहले साल अगर आप प्योर ऑर्गेनिक पे आना चाहोगे तो नहीं आ सकते जी। जी, देखो ठीक है, मनोज भैया, thank you। क्योंकि हमारे यहाँ पर सोयल का जो ऑर्गेनिक मैटर है जी। वो इतना कम हो चुका है कि हमें देखो फर्स्ट ईयर 25 साल रासायनिक खादों को कम करके जी। और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है या जो मुर्गी की जो खाद है जी। या दूसरी हमारी गोबर की जो खाद है या बायोगैस की सलरी को यूज करके उसमें से हम प्रोडक्शन लेंगे जी। दूसरी साल जी 50% रासायनिक खादों को कम करके हम और वो सारी देसी खाद डाल लेंगे जी, थर्ड ईयर पे हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे रासायनिक खाद को जी। उसके बाद में जी आप इस किसान से भी देख रहे हो, प्रोग्राम सुन रहे हो जी। इनका अभी 31-32 क्विंटल प्रति एकड़ का जो वीट का ये जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आप लोग तीसरी साल में इतना प्रोडक्शन ले लोगे कि जितना अब आप रासायनिक खाद डाल के ले रहे हो जी। मतलब तीसरी साल तक आते आते आपका उत्पादन कम से कम रसायन के बराबर तो हो जाता है। हाँ, इतना हो जाएगा जी। जी, परंतु उसका दाम बढ़ता जाता है, तो वो आपको जो पिछले 2 साल का घटा है उससे भी पूरा कर हाँ, देता उससे है। पूरा हो जाएगा जी, सुनील जी आपके पास वापस आता हूं। पहले साल आपने किसी तरीके से करके उत्पाद बेच दिया, राजकुमार जी की मदद ली और लोगों की मदद ली। अगले साल फिर आपको ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये सामान तो बिकता नहीं है और उसी रेट में बिकता है जिसमें रसायन वाले बिकते हैं, तो मैं क्यों जैविक खेती करूं? ये मुझे भी लगा और महसूस हुआ कि भाई जैविक खेती करने का कोई फायदा नहीं हुआ। जी, भाई जब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो किसान कोई भी नहीं चाहेगा, जब उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो वो जैविक खेती का नाम भी नहीं लेगा। जी। लेकिन मैं उन किसानों को कहना चाहता हूँ थोड़ी सी हिम्मत और धैर्य से काम लेना होगा। आजकल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो चुका है, आप अपने प्रोडक्ट को आप कहीं भी आप शेयर करके उसको मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो। और सरकार ने भी अब हमें छूट दे दी है कि भाई कोई भी किसान अपने प्रोडक्ट को जहाँ अच्छा रेट मिलता है वो कहीं भी बेच सकता है। जी, तो मीडिया का एक माध्यम लेके आप अपने उस प्रोडक्ट की ऐड करें और उस प्रोडक्ट को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास कस्टमर भी आएंगे और आपको उसके जो रेट आप तय करोगे उस रेट में मैक्सिमम वो प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा। तो आप बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं चीजों हाँ, को? मैं सारे प्रोडक्ट जितने भी मैं अपनी प्रोडक्शन करता हूँ वो सारे प्रोडक्ट घर से ऑनलाइन बेचता हूँ, मैं मंडी में नहीं जाता। अच्छा, आप किसी के थ्रू नहीं बेचते, आप डायरेक्ट मार्केटिंग मैं करते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग करता हूँ, कस्टमर तक डायरेक्ट जाता हूँ मैं। और क्या भाव, अगर हम तुलना करें, गेहूं की तुलना करें कि जो मंडी में बिकता है या कंज्यूमर को मतलब किसान का बिकता है, आपका क्या भाव बिकता है?
सर जी मैं अपना जो जैविक वीट पैदा कर रहा हूँ वो मैक्सिमम 5 से 6 हजार रुपये क्विंटल में घर से सेल कर रहा हूँ कस्टमर को डायरेक्ट। अच्छा, आप और डायरेक्ट जी केमिकल वाला जो है वो बाजार में 1975 रुपये बिक रहा है जी। तो इससे मेरी आमदनी 3 गुना ज्यादा हो रही है। और दूसरे प्रोडक्ट सरसों करता हूँ मैं ऑर्गेनिक, उसका ऑयल प्रोसेसिंग करके मैं सेल कर रहा हूँ। अच्छा, सरसों आप डायरेक्ट नहीं बेचते, उसका आप ऑयल बनाते हैं और उसके बाद बेचते हैं। और क्या भाव बिकता है आपका सरसों का तेल? सरसों का तेल मेरा 250 रुपये लीटर जा रहा है। और अगर बाजार में आप सरसों बेचते हो तो मैक्सिमम 4400 रुपये 4425 रुपये बिकती है। लेकिन ऑर्गेनिक सरसों भी बाजार में बिकने लगी है अब तो, और वो 5000 रुपये क्विंटल मैक्सिमम बिक जाती है। लेकिन उसमें किसान को फायदा कम होगा। मैं किसान को सलाह देता हूँ वो जितने भी आप कोई भी क्रॉप पैदा कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग करे ताकि उसको उसके ज़्यादा मुनाफा मिले। प्रोसेसिंग से अच्छे रेट मिल जाते हैं और उसको किसान को दुगना फायदा और वो आत्मनिर्भर किसान हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई राजकुमार जी। सुनील जी, एक आपने हीरा तैयार किया है, खेतों में से हीरे को ढूंढ के आपने उन्हें तराशा है। इनको देखकर दूसरे किसान भी फॉलो करते होंगे। सुनील जी, इनको मैंने ये बताया था जी कि आप जो सरसों उगा रहे हो जी, उस सरसों को जी आप अगर मार्केट में बेचोगे तो जो बिजनेसमैन है जी, वो आपकी सरसों को खरीद कर आपको ही 100-150 रुपए लीटर वो उसको ऑयल को बेचेंगे आपको ही। जी, मैंने कहा जी आप ऑर्गेनिक पे इतनी मेहनत कर रहे हो जी, तो क्यों ना आप ये ऑयल एक्सपेलिंग का काम शुरू कीजिए। उसमें आपका तेल प्रोसेस होके 250 रुपए लीटर अब इनका प्योर ऑर्गेनिक जा रहा है जी। तो इनको तेल बेचने में भी सर ऐसा लग गया कि अब तो मैं मार्केट मेरे यहाँ पर इतनी इसके फार्म हाउस पे ही इतनी मार्केटिंग हो जाएगी जी कि लोग इनको। और ये जी यूट्यूब का कंसेप्ट भी मैंने इनको दिया था जी। मैंने कहा जी आप वैसे तो बेचे जाओ क्योंकि हमारे गुड़गांव नजदीक लगता है तो जी हाँ, गुड़गांव जी हाँ। के अंदर बहुत अच्छे फार्मर है जी वो मतलब बड़े मतलब जो सेक्टरों में रहते हैं उनको क्वालिटी चाहिए सर जी हाँ। उनको पैसों का वो नहीं है तो इसलिए इन्होंने शुरू में कांटेक्ट करवाया। फिर ये यूट्यूब पे इतने वो हो गए कि यूट्यूब पे इनके वो कस्टमर आने लग गए जी। और ये तो अब तो मतलब बाई कोरियर या वैसे डाक पार्सल से ही अपना वो भेज तो देते कैसे हैं। आप सुनील जी, आप वापस आपको बताता हूँ, कैसे भेजते कैसे हैं सब उत्पाद? आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन मेरे पास डिमांड्स आती है लोगों की, कोई कहीं से आ सकती है, कोई कहीं से आ सकती है, कैसे भेजते हैं आप? सर जी मेरे पास जितनी भी ऑनलाइन डिमांड आती है जी, मैं उनको होम डिलीवरी देता हूँ जी, वो कुरियर वगैरह से। जैसे भी उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह ज़्यादा मटेरियल होता है ट्रांसपोर्ट से भेज देता हूँ, जी, थोड़ा मटेरियल होता है तो बाई पोस्ट भेज देता हूँ और उनको होम डिलीवरी देता हूँ। लेकिन कस्टमर क्या होता है कि आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है जी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है वो कस्टमर तक पहुँचे, भाई उनको आके ले जाए प्रोडक्ट। उनको होम डिलीवरी की ज़रूरत होती है तो किसान को उनको होम डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर अच्छा फायदा अपना लेना है तो जरूरी है कि उसको होम डिलीवरी दो आप। चलिए सुनील जी, एक बार वापस पीछे चलते हैं। आप दुकान करते थे, आपने जो भी टेक्निकल डिप्लोमा किया था उसके बाद दुकान करनी शुरू की थी। कितना साल में कितनी इनकम थी उस समय पे? सर जी मैंने 7 साल तक टेक्निकल काम किया जी, उसमें मैक्सिमम मैं एक महीने में 10-12 हजार रुपये कमा पाता था। जी, मतलब साल के लाख रुपए, 1.5 लाख हाँ रुपए, जी। 2 लाख रुपए साल में ये होता था जी, मतलब 1.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा इनकम कर पा रहा था मैं। चलिए, और अभी की बात करें, इस समय पर आप जैविक खेती से 5000 रुपए क्विंटल के हिसाब से अनाज बेचकर और सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बेचकर, अभी अगर मैं साल की कमाई की बात करूं सारे खर्चे काट के, तो लगभग कितनी होगी? सर जी मैं अपने जितने भी खर्चे होते हैं वो निकाल के मैं मैक्सिमम एक साल में 10 लाख रुपए की आमदनी कर लेता हूँ। अच्छा, 10 लाख रुपए कमा लेते हैं आप? हाँ जी। आपका दोबारा परिचय हुआ, दोबारा मुलाकात हुई उन सज्जन से जो कि आपका रिश्ता ठुकरा के गए थे? नहीं जी, उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आज आप मीडिया वालों के माध्यम से शायद उसको जवाब मिल गया होगा एक किसान की क्या अहमियत है। जी, आदित्य शर्मा चोमू से जुड़े हुए हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी आदित्य, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। ये जैविक खेती तो हमारे होगी, पर अब उसका सर्टिफिकेट कैसे हो कि वो असली जैविक है कि रासायनिक है? कोई सर्टिफिकेशन क्या मिलता है? जी हाँ राजकुमार जी, आपके लिए प्रश्न है कि सर्टिफाइड कैसे ऐसा है करवाएं? जी, देखो वैसे तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा जी, कि अगर हम देसी गाय का दूध पीते हैं, देसी गाय का घी खाते हैं जी, तो आपको उसको सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है जी। जी, उसकी कभी मार्केटिंग कम नहीं होगी। जी, फिर भी अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए देसी का जी, तो सबसे पहले आपको अपने 3 साल तक तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा जी। जी, क्योंकि 3 साल तक हम ऑर्गेनिक का वो कर ही नहीं सकते सर। जी,
उसके बाद में जी जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अभी एक सेंटर बनाया है जी, वहां पर हिसार में ये चल रहा है जी कि जो ऑर्गेनिक फार्मर होंगे वो अपने वहां पर लैब जांच करवा के जी, और उस लैब से आप अपना सर्टिफाइड कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ये सारा केमिकल वगैरह सब जांच करेंगे जी। जी, तो मैं इन किसान से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो जी, तो आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में आप संपर्क कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई भी किसी और भी स्टेट में है तो वहां की यूनिवर्सिटी या वहां के केवीके पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, केवीके भी आप संपर्क कर सकते हो जी। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च है, डायरेक्टर एक्सटेंशन है, वहां आप पता करके और अपना देखो, वहां पर आपको सैंपल लेके जाना पड़ेगा जी, और उसके बाद में फिर आपको रिपोर्ट काफी टाइम लग जाएगा जी। लगभग 3 साल के आपकी मेहनत के बाद में आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यही बात है। हाँ जी हाँ। फिलहाल जय जय किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए फोन कॉल्स के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। तीखे तेवर, बेबाक अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सटीक सवाल। आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जनता सड़क पर दम तोड़ रही है। जिम्मेदारी हमारी, आपको एक्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, जवाबदेही हमारी। की बहस का कोई फायदा नहीं, सरोकार आपका, सवाल हमारा। मैंने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। देखिए दमदार बहस हेमंत केवलिया के साथ, सिर्फ न्यूज इंडिया पर शाम 7 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसानों की। ऐसे किसानों की जो कि प्रेरणा के स्रोत बनते हैं उन बाकी लोगों के लिए जो कि हमेशा संघर्षों का, हमेशा मौसम का, हमेशा और चीज़ों का बहाना बनाते रहते हैं और कहते हैं कि किसानी में फायदा नहीं है। जी हाँ, इन्हीं संघर्षों से, इन्हीं चीज़ों से लड़ते हुए कुछ किसान कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाकी लोग फिर उन्हें देखते रह जाते हैं। ऐसे एक किसान सुनील कुमार हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती करके उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। सुनील जी, अब जब आप इस समय पर स्टैंड हो चुके हैं, आप इस समय पर जैविक खेती के एक रोल मॉडल बन चुके हैं, अब आगे आपके बाकी किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हर किसान जैविक खेती करे जी, और एक ऐसा प्लेटफार्म अपने बच्चों के लिए तैयार कर जाएंगे, वो अपना गर्व से ये कह सकें कि हम किसान के बेटे हैं और हम आगे खेती किसानी ही करेंगे जी, ना किसी सरकारी जॉब की तरफ भागने की बजाय वो खेती अपना महसूस करें कि भाई हमें खेती में अच्छा करना है जी, और किसानी में हमें अपना नाम कमाना है। तो जैविक खेती की तरफ बढ़ें और ऐसा प्लेटफार्म तैयार करके जाएं हम आज अपने बच्चों के लिए कि हमारे आने वाले बच्चे स्वच्छ पैदा हों, स्वच्छ वातावरण रहे, स्वच्छ पानी रहे, स्वच्छ खाना रहे हमारा। और एक ऐसा इस बात से ही संभव हो सकता है कि हम जैविक खेती से इन तीनों चीज़ों को स्वच्छ रख सकते हैं। जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन लोगों ने आपको रोका था जैविक खेती करने से, जिन्होंने कहा था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, उन लोगों को आप क्या कहते हैं कि अब वो भी जैविक खेती करें? हाँ जी, मैं उन सभी को सलाह देता हूँ कि मतलब ये किसान को ही, ऑल इंडिया किसान को सलाह देता हूँ कि हमें आने वाले टाइम में जैविक की प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी और जैविक खेती की तरफ ही अभी से शुरू हो जाएं ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना आए। सरकार भी ये चाहती है कि हम 2025 में ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ जाएं, केमिकल को छोड़ दें जी। तो अब किसान आज से ही अगर शुरू करेगा तो वो 2025 से पहले ही अपना सेटल हो चुका होगा और वो अपनी आमदनी भी बढ़ा चुका होगा और पोल्यूशन को भी स्वच्छ रख सकेगा। बहुत फायदे होंगे, आने वाले बच्चे हमारे स्वच्छ होंगे। कोई ये माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बीमारियों में पैदा हो। अगर इस केमिकल की खेती के पीछे ही हम लगे रहे तो आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आएगा
कि हमारे बच्चे बीपी हाई, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज पेशेंट पैदा ही बीमारी लेके जी होंगे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। रावत सर से एक दर्शक हैं अनिल, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना। अनिल जोशी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? सर मेरा, हाँ सर बढ़िया सर। सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अपने जो ये माल का उत्पादन करते हैं जी, और ये ग्राहक को डायरेक्ट माल बेचते हैं, जी। तो ग्राहक मिलते कैसे हैं सर, ये जानकारी चाहिए। कैसे ग्राहक को ये माल मिलेगा और जी इनको हाँ। ग्राहक कैसे मिलेंगे? जी हाँ, हालांकि मैं सुनील जी के पास आऊं इस बारे में आप बात करने के लिए, राजकुमार जी के पास आऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि जब सुनील जी मेरे साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करता हूं, मैं अपने ग्राहक खुद तैयार करता हूं, तो उन्होंने मुझे एक कॉपी निकाल के दी, एक डायरी अपनी निकाल के दी। उस डायरी में इन्होंने दिखाया कि उन्होंने कितने सारे खुद के ग्राहक बना रखे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। ये कॉपी पूरी भरी हुई है, इसमें इन्होंने भाव भी लिखा हुआ है, इसमें उनका एड्रेस भी लिखा है, इन्होंने क्या प्रोडक्ट भेजा, किस तरीके से भेजा, वो भी किया हुआ है। जी हाँ, ये एक मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारा उत्पादन औरों से बेहतर है, हमारा उत्पादन ऐसा है जो कि आपके शरीर को नुकसान नहीं, पोषण देगा, तब जाकर इस तरह के ग्राहक बनते हैं। राजकुमार जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि पहले ग्राहक राजकुमार जी ने इनको उपलब्ध करवाए थे। जी राजकुमार जी। देखो जी, आपके जो सवाल है वो बड़ा जायज है जी, क्योंकि सबके दिल में ये रहता है कि जी मैं प्रोड्यूस तो कर लूंगा जी, लेकिन मार्केट कहाँ करूंगा जी, क्योंकि आपको पता है आजकल कंपटीशन का जमाना है। सबसे पहले तो देखो जी, हमें अगर जैविक के तरीके से मार्केट करनी है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल। तो हमारे जो ये सुनील जी है, इनको मैंने ये कहा था कि अगर जैविक तरीके से आप मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की, तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा जी। ईमानदार बनोगे तो हम आपके साथ हैं। अगर आप जिस दिन ईमानदारी छोड़ दोगे तो जी हम आपका भी साथ छोड़ देंगे जी। तो इनका मैंने शुरुआत करवाई अपने जो नजदीक मेट्रोपॉलिटन सिटी लगती है वहां से जी। उसके बाद में मैं आपको इनको बताना चाहता हूं किसान को कि आज जब हम अपने रेवाड़ी से चले थे जी, तो जयपुर तक ये तो ड्राइविंग कर रहे थे और इनके जो कॉल है ना वो अटेंड मैंने ही की थी जी। जी, इनके कम से कम गुजरात से फोन आए जी, अलीगढ़ से फोन आए जी, यूपी से, और जी अपने राजस्थान के संगरिया से फोन आए जी, और जालोर से फोन आए जी कि हम आपका बीज लेना चाहते हैं जी, जी आप क्या रेट देते हो। मैंने कहा जी बीज तो मिल जाएगा कोई ना, इन्होंने कहा बीज है, लेकिन अब ये देखो ये कैसे संभव हुआ, ये मीडिया की तरफ से, यूट्यूब की उससे, और अगर आप मेहनत से करोगे, मेहनत से उगाओगे तो मार्केटिंग की मैं कहता हूं जी ऑर्गेनिक की कोई कमी नहीं है जी, मार्केट बहुत है ऑर्गेनिक की। जी वाकई में ऑर्गेनिक आपको उगाना है, खेत में उगाने से पहले आपको अपने दिमाग में उगाना होगा, आपको बदलनी होगी सोच कि मैं, आपको सोचना होगा कि मेरी मातृभूमि पर रसायन की एक बूंद भी ना गिरे। उसके बाद जब धरती माता देने लगती है तो छप्पर फाड़ के देती है। उस समय जब धरती माता आप पे प्रसन्न होती है तो सुनील कुमार जैसे लोग इस समय पर नेशनल टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं। वो सुनील कुमार जो सिर्फ 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, उनके पास इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और वो ये सब पूछना चाहते हैं। मैं भी पूछना चाहूंगा सुनील जी, क्या भाव देते हैं आप ये जब अपने बीज जिसके लिए आपके पास इतना फोन आ रहा है? सर जी मैं ये सीड इजराइल से जो एक्सपोर्ट करके मैंने तैयार किया था जी, ये 500 रुपये किलो दे रहा हूँ। मतलब ये एक ऐसी मिसाल है कि 50,000 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचना एक किसान के लिए बहुत ही अहम हो जाता है कि भाई किसान ने 50,000 रुपये क्विंटल गेहूँ बेच दिया। 500 रुपए किलो में आप बीज बेच रहे हैं? हाँ जी। और उसके लिए आपके पास लोगों के फोन आ रहे हैं? हाँ जी। वाकई वाकई आप जैसे किसानों के पीछे ही हमारा ये जो जय जय किसान जो शब्द है वो वाकई आपके लिए बिल्कुल सूट करता है। जय जय किसान, वाकई हम आप ही को कहना चाहेंगे कि आपने सिर्फ इतने से समय में, सिर्फ इतने से दिनों में, उस समय पर, उस जगह पर जहां पर आसपास के लोग रसायनों की खेती कर रहे थे, उस समय आपने गेहूं उगाए जैविक खेती से, सबकी बातों को अनसुना करते हुए, और आज इसीलिए आप 500 रुपए किलो में गेहूं के बीज बेच रहे हैं। वाकई आपको सलाम है सुनील जी। सुनील जी, आगे आपका क्या विचार है, आगे आप क्या करना चाहेंगे? राजकुमार जी आता हूं आपके पास, एक बार सुनील जी से सवाल पूछ के। सर जी मैं आगे ये चाहता हूँ कि मेरे पास कस्टमरों के फोन आते हैं जो शहरों में किराए पर रहते हैं जी, वो एक कमरे में छोटे से में फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनको जगह की बहुत मोटी प्रॉब्लम होती है भाई। वो अगर आज जैसे मेरे से ऑर्गेनिक व्हीट ही खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं जी, उसको कहाँ रखें बोला, उसको फिर दोबारा आटे बनवाने के लिए चक्की पे जाते हैं तो वो ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं, वो चक्की पे रख के चले जाते हैं, वहाँ बेईमानी होती है उनके साथ, वो आटा बदल लिया जाता है उनका।
तो उनने मेरे को ये कहा कि भाई आप हमें ऑर्गेनिक आटे की थैलियां ही क्यों नहीं इनवाइट करवा देते। तो अब मैं विचार ये बनाया कि मैं अगले मार्च के बाद में अपनी आटे की थैलियां पैक करके उन लोगों को आटा ही ऑर्गेनिक आटा मुहैया कराऊंगा, ताकि उनकी भी समस्या खत्म हो जाए और मुझे भी उसका फायदा और ज्यादा मिले। जी राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, अभी हमारा भी एक फ्यूचर प्लान है जी। जैसे इनको जो जुनून था बेड प्लांटिंग का जी, वो हमने इनका पूरा करवाया जी। इनको मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा किसानों को बेड प्लांटिंग के बारे में भी थोड़ा ढंग से समझाएं। आप बार-बार बेड प्लांटिंग को यूज कर रहे हैं। ये सुनील जी, बेड प्लांटर एक ऐसी तकनीक है, SRI मेथड इसको बोलते हैं जी। उसके अंदर बेड पे लाइन में सोइंग होती है जी। ये लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करता है जी, क्योंकि इसके अंदर इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर सीड मीटरिंग सिस्टम होता है सर जी। और इसमें सबसे बड़ी जो मतलब इसका फायदा वो है कि एक तो इसमें सीड रेट बहुत कम लगता है। जैसे वैसे 40 kg रिकमेंड है ना गेहूं का जी। इससे आप 20 से 25 kg प्रति किल्ला प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई होगी जी। दूसरा, इसमें जैसे अगर मेंटेन रहेगा डिस्टेंस तो टिलरिंग अच्छी आएगी और उससे फसल की बढ़ोतरी ज्यादा होगी जी। और उसमें फसल गिरेगी नहीं जी। पानी देने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बेड के साथ में एक ड्रेंच भी बनती है जी। उस ड्रेंच से हम पानी देंगे तो बड़ी आसानी से पानी जाएगा जी। तीसरा ये है जी, खरपतवार भी इसमें कम जमेंगे। चौथा है जी कि यील्ड भी 5 से 10% इसमें ज्यादा आएगी जी। तो इसके इतने फायदे हैं और हमने ये प्रूव भी कर दिया जी इनके फार्म पे, सुनील जी के फार्म पे जी। तो अब हमारा जी प्लान ये है कि अब हम एक तो इनकी सरसों को भी बेड पे सोइंग करना चाहते हैं जी। क्योंकि सरसों जो जितनी छिद्दी बोएंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन आएगा जी। क्योंकि सरसों में आपको पता है भी काफी रोग आ जाते हैं ज्यादा गहरी बोने से जी। तो हम इनको सरसों के लिए बेड का वो कर रहे हैं प्लांटिंग का। और दूसरा, गेहूं को हम प्रमोट कर रहे हैं जी कि एक तो ICR पूसा की है जी वैरायटी HD 3226 जो कि हमारे वैज्ञानिक ने निकाली है, डॉक्टर राजवीर जी ने जी। उनसे मेरा संपर्क हुआ है जी। डॉक्टर साहब बड़े उत्साहित है, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे को इस बेड पे ही करवाना है डॉक्टर साहब जी। तो मैंने डॉक्टर साहब को आश्वासन दिया है कि सर मैं नाबार्ड के सहयोग से जो राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक है उसको मैंने सर प्रोजेक्ट सबमिट किया है कि 100 एकड़ में इस बार रेवाड़ी के अंदर मैं बेड प्लांटर से गेहूं की बिजाई करवाऊंगा जी। और इनके सुनील जी के सहयोग से और हमारे और भी प्रोग्रेसिव फार्मर है जी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा में हमारे से जुड़े रहते हैं जी। रोजाना कॉल भी आती है। तो एक तो ये प्लान है सर जी कि इस बेड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी को और लेटेस्ट जो हमारी वैरायटी है जैसे HD 3226 है, DBW 187 है जी। और एक ब्लैक व्हीट के नाम से भी आती है जी। फिलहाल मेरा ये प्लान है रेवाड़ी जिले में और किसानों का ज्यादा प्रोडक्शन करने में। और इनका जो सबसे बेस्ट वो है कि जी कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि लो कॉस्ट खेती है। चलिए सुनील जी के पास आऊं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ राजेश इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे जी। नमस्कार राजेश जी। राम राम साहब सुनील जी। जी राम राम साहब। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे किसानों के लिए आप ये प्रोग्राम लेके आते हैं। बहुत बहुत आभार राजेश जी आपका। सुनील जी, राजकुमार जी से मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी हमने बाजरे की खेती काटी है जी, अब गेहूं की खेती करेंगे जी। तो सुनील जी, राजकुमार जी से मेरे को ये पूछना है कि जो बीज ये उत्पादन करते हैं वो बीज हमें कैसे मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें जैसे DAP, यूरिया ये खाद डालते हैं जी। तो मुझे ये चाहिए कि मैं कुछ प्राकृतिक चीजें उसमें डाल सकूं ताकि मेरी फसल अच्छी हो सके। मुझे एक बार बताएंगे जी। राजेश जी, दोनों तरह के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राजकुमार जी बताएंगे, उसके बाद मैं चाहूंगा सुनील जी बताएं। जी, हम तो यही कहते हैं जी किसानों को कि आप इस जहर वाली खेती को छोड़ो और जैविक पे आओ। अगर आपको बिल्कुल यूरिया DAP नहीं डालना है तो आप एक तो देसी जो गोबर की खाद होती है, केंचुए की जो खाद हम बोलते हैं। दूसरा, एक अगर आपके पास जगह है तो आप बायोगैस प्लांट लगवाइए, जिसकी जो सैलरी निकलती है ना उसका सबसे बेस्ट खाद होती है जी वो जी। क्योंकि उसके अंदर एक तो सारे कोई खरपतवार का बीज नहीं होता और उसके अंदर सब कुछ वो बैक्टीरिया से तैयार होके और अच्छी खाद निकलती है जी। दूसरा, आजकल जीवा अमृत का भी समय है जी। जीवा अमृत भी बना सकते हो आप। उस जीवा अमृत के बारे में हमारे ये सुनील जी बता देंगे आपको। हाँ, सुनील जी के पास आते हैं। सुनील जी, किस प्रकार से जीवामृत तैयार करें, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये जो बीज आप बता रहे हैं वो अगर हमारे दर्शक आपसे लेना चाहें तो वो कैसे संपर्क करें?
सर जी वो मुझे कांटेक्ट मेरे फोन नंबर पे कर सकते हैं जी। मेरा कांटेक्ट नंबर 9991158823 है जी। और वो उनको सीड बाई एक बार फिर से मैं चाहूंगा नंबर आप रिपीट कर दें। 9991158823 इस जी। नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके सीड के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं जी। और उनको वो सीड उनके होम डिलीवरी बाई पोस्ट मुहैया करा दिया जाएगा। जी। दूसरा जीवामृत का संक्षेप में मैं चाहूंगा एक बार संक्षेप में इन्हें बता दें, जिससे कि फिर उसके बाद हम अगले ग्राहक इस समय अगले दर्शक इस समय इंतजार कर रहे हैं, उनसे आपकी बात करें। सर जी जीवामृत के लिए गाय का गोबर चाहिए, 10 किलो गाय का गोबर लेना है देसी गाय का, और 10 किलो उसका गौमूत्र लेना है जी। और उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो दालें वो डाल के वो एक ड्रम में, प्लास्टिक का ड्रम में डालना है उसको जी। और छाया में उसको रखना है 15 दिन के लिए। बीच में 2-3 बार उसको ड्रम को डंडे से हिला देना है ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह तैयार होने के बाद वो 15 दिन में तैयार हो जाता है। उसको आप 200 लीटर पानी में मिला के खेत में खुले नाके में पानी छोड़ते हो, खुले पानी से डाल सकते हो। पानी को छान के आप फसल पे स्प्रे कर सकते हो जी। संजय अग्रवाल सीकर से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रूबरू होना चाहते हैं सुनील जी आपसे। जी नमस्कार संजय जी। सिखाना के लिए प्रोग्राम ले रहा हूँ ना सर। जी सुन पा रहे हैं आप? अच्छा है जी। मगर मेरा आज को एक सवाल है जी। जहाँ बार लोग सरसों का तेल की बात कर रहे हैं सर जी। खुद बना बेचे हैं तो अभी के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत तो नहीं पड़ेगा? जी हाँ, अच्छा सवाल पूछा है राजकुमार जी, आपके पास आएंगे। देखो जी, अभी ये जो सरसों का तेल शुरुआत में जो कर रहे हैं ये जी अभी डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं जी, घरेलू उस पे जी। क्योंकि अभी इन्होंने पिछली साल मतलब सरसों का जैविक मतलब वो तेल का मैंने कंसेप्ट दिया था जी। तो अभी ये कह रहे थे कि भी इसको कैसे बेचेंगे डॉक्टर साहब, कैसे करेंगे। तो मैंने इनको ये कहा था कि भी ऑर्गेनिक के अगर सरसों का तेल का कहेंगे भी ये तो देखो एडिबल है जी, एडिबल हम ये कहेंगे भी आप ऑर्गेनिक है, प्योर, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। तो इनके शुरू में तो जी गांव के आसपास जो इनके अड़ोसी पड़ोसी थे, फिर जो आसपास के पड़ोस के गांव के थे, उनको मैंने एक इनोवेटिव फार्मर्स का ग्रुप बना रखा है जी कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से। तो मैंने उस ग्रुप में भी ये मैसेज डाले हैं जी, अगर किसी को ऑर्गेनिक ऑयल चाहिए तो जी इस किसान से कांटेक्ट करो जी। मतलब लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई किया हुआ है? लाइसेंस की अभी जरूरत नहीं है, बाकी इनको मैं एफपीओ से अभी जोड़ना चाहता हूं जी, क्योंकि एफपीओ जो है वो कंपनी एक्ट में वो हो जाता है जी रजिस्टर्ड। उसके बाद रोकना चाहूंगा, बेच सकते हैं जी, एक बार रोकना चाहूंगा बीच में। इंद्रराज आपसे बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। नमस्कार इंद्रराज जी। नमस्ते सर जी। सर मैं राजकुमार जी से पूछना चाह रहा था कि दीमक का जो है वो जैविक तरीके से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी इंद्रराज जी, उसके बारे में तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है सर जी। जैसे आप दीमक के लिए इतनी दवाइयां डालते हो, पहले तो एल्ड्रीन आ गई थी, इतना मतलब वो मुश्किल होता था। दीमक से अक्सर परेशान रहते हैं किसान, और उससे बड़े परेशान होते हैं जी। रेवाड़ी के अंदर भी किसान कहते हैं जी हमारी तो दीमक बहुत लगती है जी। तो इसके माध्यम से देखो जी, हम लोग यहाँ ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन में किसानों के दल को लेके आया था जी मैं जी, और वहां पर किसानों को इतना ऐसा अच्छा लगा जी कि जी यहाँ किसान लोग ये कहने लगे मेरे को जी कि डॉक्टर साहब आपने तो जीते जी स्वर्ग के दर्शन करवा दिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां इनकी टीम ने इतनी मेहनत करके और जंगल में मंगल कर रखा है जी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं इन्होंने जी। दीमक के बारे में भी हमारी डिस्कशन हुई थी जी। तो दीमक का सबसे जो मतलब अच्छा कंसेप्ट वो है कि आप जैसे घड़ा होता है हमारा जी, उस घड़े के अंदर जी छेद कर दो छोटे जी, और उस छेद करके उसके अंदर जो ये हमारी जो ये मक्का का जो होता है ना, मक्का की जो उसकी कटाई करके उसमें जी, और उसके अंदर डाल दो सर। ठीक है। मक्का को डालने के बाद में फिर आप जैसे सफेदे की लकड़ी है जी, दूसरी और जैसे जो जिन पे दीमक ज्यादा आती है जी, उनको उसमें खेत के अंदर 4-5 जगह उनको रख दो और पूरा गाड़ के और ऊपर से उसको जी बंद कर दो जी। तो दीमक क्या है कि इनके अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, और जब अच्छा मतलब वो फसलों को छोड़ देगी, हाँ, फसलों को छोड़ के उस मटके में आ जाएगी, उस मटके में आना शुरू हो जाएगी। वो जो छेद आपने किए उन छेदों से वो अंदर उन चली छेदों जाएगी। में क्योंकि सफेदे पे सबसे ज्यादा लगती है जी। दूसरा जो मक्के की कुकड़ी होती है उस पे ज्यादा लगता है जी। तो वो धीरे धीरे उनको उनका मनपसंद आहार उधर मिल जाएगा, मनपसंद आहार मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई 3-4 जगह जहां पर आपको दीमक लगती है जी। हाँ, मैं ये कहता हूं कि थोड़े दिनों के अंदर वो जो इसकी दीमक की जो मेन होती है ना, जिसको रानी कहते हैं जी,
जिस दिन वो रानी उसके अंदर आ गई ना, समझो दीमक हमारे खेत से खत्म हो जाएगी। जी, बहुत अच्छा आपने उपचार बताया। राजेश इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। जी नमस्कार राजेश जी। नमस्कार, राम राम सर। जी जी, आप जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं, तो क्या सरकार भी हमें कुछ ऐसा किसानों को कोई प्रलोभन या फिर सब्सिडी देती है क्या, जिससे कि हमें जैविक खेती के प्रति हमारा मन आकर्षित हो? राजकुमार जी, जैविक खेती करना चाहते हैं परंतु चाहते हैं कि सरकार से कोई सहायता मिले। ऐसा है जी, मैं तो पहले ये कहता हूं जी, जैविक खेती अगर कर रहे हो आप, तो आपको सब्सिडी किस पे चाहिए सर? जैसे आप जीवामृत खुद अपना तैयार करोगे। देखिए मैं बताऊं, किसान को अक्सर ये लगता है कि जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और जो उत्पादन कम होगा वो उनका घाटा होगा। उस घाटे को पूरा करने के लिए अक्सर किसान चाहते हैं कि हमें कुछ सहारा मिल जाए जिससे कि हम आगे बढ़ जाए। इसमें यह है जी, देखो कई बार जैसे गेहूं बोनी आपको जी, तो सरकार क्या है कि गेहूं के सीड के लिए सब्सिडी दे देती है जी। जब वैसे तो गेहूं का जो बीज है 1400-1500 रुपए का कट्टा मिलता है जी। तो सरकार तो सबसे तो गेहूं पे सब्सिडी दे ही रही है जी पहले ही जी। उसके जैविक खेती पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी और जैविक के ऊपर अभी मान लो फिलहाल जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है जी, ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा ये है कि ये 10 रुपए में किसान को मिल रहा है जी, और इसको तैयार करने के लिए तो बहुत पैसा लगता है। चलिए, महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र यादव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी राजेंद्र जी नमस्कार। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी राजेंद्र जी इस समय टीवी देख रहे हैं इसलिए हमारे फोन लाइन को नहीं सुन पा रहे हैं वो। जी जी बताइए, आप आगे उसकी जैविक खेती की सब्सिडी की बात चल रही थी। मैं ये कह रहा था जी कि जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है जी, ये एक ऐसी चीज है कि जैसे खेत के अंदर इसको हम तैयार करके जल्दी तैयार हो जाता है जी, ड्रम के अंदर इसको डाल दो, और एक बार डाल दिया तो ये समझो कि बाद में उसको ऊपर से निकाल के अलग कर दो, और उसको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अपने आप में एक लो कॉस्ट खेती है, लो बजट खेती है, इसमें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं। मैं जो प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, सुनील जी कैसे कहते हैं आप इसे लो बजट खेती? सर जी, इसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि इसमें कोई बाहर से जैविक खेती का मतलब ये है कि आपने बाजार से कोई चीज नहीं लेनी जी, जो अपने पास फसल के अवशेष हैं, जो घर में कुछ है उससे ही फसल तैयार करनी है। इसलिए इसको जीरो बजट खेती तो नहीं कह सकते, लेकिन लो बजट खेती होती है जी। इसमें मैक्सिमम किसान का गुड़ का खर्च होता है, बाकी सब कुछ घर में किसान के होता है। वेस्टेज जो होता है वो घर में, फसल के अवशेष जो होते हैं वो घर में होते हैं, किसान के पास होते हैं जी। पशु रखता है तो गोबर उसके पास होता है, रसोई का जो वेस्टेज होता है वो उसके पास होता है, पेड़ पौधे मैक्सिमम हर किसान खेत में होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज्यादा पौष्टिक खाद में तैयार होता है, उनको डाल के खाद तैयार कर सकता है जी। तो लो बजट खेती होती है, इसमें किसी सरकार की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। मतलब किसान है कितना तो खर्चा, एक 40-50 रुपए का गुड़ तो खरीद ही सकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और अगर आपको उसके उत्पादन से फिर लाभ अच्छा मिलता है, उसका पैसा अच्छा मिलता है, आमदनी अच्छी होती है, तो आगे जाकर सब्सिडी की तो जरूरत ही नहीं, किसान खुद ही सब्सिडी त्याग देता है, सब्सिडी की बात ही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार जी। सर मैं इस जैविक खेती पे थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ कि जैसे इंदिराज जी का जो फोन आया ना जी, इंदिराज जी के फादर है सर जी, और वो कृषि विभाग से रिटायर्ड है जी, और वो पिछले 30-40 सालों से जैविक खेती करते हैं जी। मैं उनके बुजुर्ग किसान है जी वो जी, मैं उनका आपको संदेश देना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से। वो ये कहते हैं किसानों को कि जी मैं 6,000 रुपए क्विंटल अपने गेहूं देता हूं जी, ऑर्गेनिक जी, और उस ऑर्गेनिक गेहूं को अगर कोई, मेरी इतनी डिमांड रहती है जी कि मतलब मेरी सप्लाई पूरी नहीं होती जी, और उनका कंसेप्ट ये है कि अगर मेरी गेहूं को कोई नहीं खरीदेगा जी तो मैं अपने पशुओं को खिला दूंगा जी, इससे कम नहीं दूंगा जी। तो आप उनका कंसेप्ट देखो सर, यही हमारे सुनील जी को मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर आपने रेट डाउन कर दिए तो लोग ये सोचेंगे कि ये वैसे ही करता है जी। चलिए सुनील जी, आपने बताया कि ये सब है, लेकिन जैसे कपास है और तिल है, ये सब कहाँ बेचते हैं आप? सर जी, मैं कपास बाजार में सेल करने के लिए पैदा नहीं करता जैविक जी। उसका रीजन है कि मैं सब कुछ ऑर्गेनिक सब्जी अपनी घर में ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, व्हीट वगैरह सब कुछ खाने का अपना जो भी होता है वो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। लेकिन हम पशुओं को जो आहार डालते हैं वो बाजार से लाते हैं, और बाजार से जो मिलता है वो केमिकल का, जहर का मिलता है, और उनके जरिए वापिस फिर वो जहर हमारे शरीर में दूध के जरिए आ रहा है जी। तो मेरा रीजन कपास का ऑर्गेनिक करने का ये है कि मैं उसको मिल में ले जाके उसको रुई को अलग करवा के
वो आजकल तो इतने जैविक रुई की भी इतनी डिमांड हो चुकी है, हॉस्पिटल वाले जैविक रुई को वो अच्छे रेट में खरीद लेते हैं जी। तो वो रुई तो जैविक हॉस्पिटलों में चली जाती है। और जो अपना उसका पशु आहार जो बिनौना निकलता है मैं वो अपने पशुओं के लिए वापस पैक करवा के ले आता हूँ। वो साल भर हमें बाजार से खरीद के लाना पड़ता है, पैसे बाजार में देने पड़ते हैं, वो पैसे हमारे घर में बच जाते हैं और हमारे पशु भी ऑर्गेनिक खा के उसका बहुत मोटा फायदा। एक तो पशु जल्दी से बीमार नहीं होता है, दूसरा पशुओं में आजकल में फिरने की समस्या बहुत मोटी आ रही है, गर्भाशय दिखाने की समस्या आ रही है, वो जहर खाने से आ रही है जी। उससे ना पशु आपका बीमार होगा, ना उसको फिरने की समस्या आएगी, ना वो गर्भाशय दिखाएगा। बहुत फायदे हैं। पशुओं को आप जहर खिलाओगे तो वो उनको भी तुम्हें समस्या आती है, उनको वो भी तो जीव हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। उन्हें भी जैविक खिलाओ, वो आपको जैविक दूध देंगे तो आपको अच्छा जैविक दूध मिलेगा, तो आपका कोई समस्या नहीं आएगी, जहर का दूध नहीं मिलेगा जी। ये हुई बात उसकी। तिल आप कहाँ बेचते हैं? सर जी मैं तिल मैक्सिमम तिल एक ऐसी चीज है जो मिठाई वगैरह में भी यूज होता है जी। तिल का ऑयल भी यूज होता है, तो आप उसको तिल को का प्रोसेस ऑयल प्रोसेस करके बेच सकते हैं जी। और खाने में मिठाई के लिए बेच सकते हैं जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ बेचते हैं? मैं मैक्सिमम अपना ये होता है जी, मैक्सिमम खाने में ही मेरा बिक जाता है, क्योंकि मैं अभी इतनी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर रहा कि भाई जितनी मेरे पास डिमांड है उतना ही तिल निकाल रहा हूँ मैं खेत से। सुनील जी, तिल का इस बार हमने इनको कंसेप्ट दिया था जी कि आप एक बार तिल करो ऑर्गेनिक जी, क्योंकि ये तिल का जो ऑयल है ना जी, ये एडिबल में काम आता है जी, और भी ये कई मेडिसिनल में भी काम आता है जी। तो अभी इनका हम कर रहे हैं कि किसी कंपनी से या किसी और से बात करके जी इनका हम मार्केटिंग का करवाएंगे सर। तो सुनील जी अब क्यों नहीं आप जब डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट लोगों तक भेज रहे हैं, डायरेक्ट आपके कस्टमर है, डायरेक्ट आपका इतना बड़ा सारा डाटाबेस है जो कि आपने मेरे को कॉपी मुझे दी है, तो उसके हिसाब से तो आपका अपना एक ब्रांड आपको डेवलप कर लेना चाहिए जिससे कि आप उसी नाम से अपनी चीज़ों को बेचें, उसी नाम से आप अपनी चीज़ों को एस्टेब्लिश करें। सर जी इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, हमें अपना एक एफपीओ बना रहे हैं जी। उस एफपीओ में हम अपना ब्रांड तैयार करेंगे ताकि उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि सरकार ने भी एफपीओ को मंजूरी दे दी है। तो उस फार्मर एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जी। तो उसके जरिए हमें बहुत सहायता मिलेगी और इसमें हमारा डॉक्टर राजकुमार जी ने बहुत सहयोग किया है। उन्होंने एफपीओ के लिए अप्लाई करवा दिया है हमने जी। बहुत बढ़िया जी। राजकुमार जी अभी इनका सर मैंने तो यही दिया था। चलिए एक दर्शक और इस समय है और समय क्योंकि हमारे पास कम बचा है इसलिए दर्शकों से बात करते हो। चले जी नमस्कार। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सुनील जी मैं आप पूछ रहे हो कि अब मैं सरसों की खेती करांगा जी, तो भी मैं जहाँ सरसों गोज वोज करा था निंदाण के टाइम पे जी, तो भी में एक दिक्कत आवत है कि सरसों जहाँ गोज कर कोई पेड़ ने उपार देखो ना थे हाँ। तो भी के नीचे जड़ा में गांठ सी मिले जब वो पेड़ बदे को ना बिल्कुल बड़े रुक जाए और वो पेड़ ही खत्म हो जाए तो बी के लिए कहीं इलाज हो सके। सुनील जी आपसे चाहेंगे संक्षेप में? सर जी ऐसा है, उसमें आपको ये देखना है कि भाई वो सरसों जो मतलब जड़ से खराब हो रही है या तने से खराब हो रही है, क्योंकि कई बार टेम्परेचर ज्यादा होने से तने में भी कोई कीट लग जाता है और छोटी सरसों का जो पौधा होता है बहुत कमजोर होता है जी। अगर कीट है तो आपने कीटनाशक का प्रयोग करना है और अगर जड़ में समस्या है तो उसमें आपने देखना है मैक्सिमम आजकल किसानों को कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक क्या जो कीटनाशक मैंने पहले बताया वही सभी बीमारियों में कीटनाशक में आप यूज कर सकते हो जी। जैविक कीटनाशक जो आपने बताया। जैविक कीटनाशक जी। दूसरा अगर आपकी जड़ में उसको जड़ में उखाड़ के देखो, अगर उसमें जड़ में मोटी मोटी गांठें आपको दिखाई दे रही हैं तो उसको एक निमाटोड बीमारी बोलते हैं और वो खासकर जो केमिकल से खेती कर रहे हैं उनके खेत में बहुत ज्यादा निमाटोड की बीमारी का प्रकोप पाया गया है जी। तो आप जैविक खेती जब करोगे तो वो निमाटोड भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई आप जैविक तरीके से उसको आप बीज उपचार करें तो उससे भी आपको काफी बीमारी में फायदा मिलेगा। आप जीवामृत से उसको करें, जीवामृत से आप उसको यूज करके आप उसको फंगस वगैरह का वो कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए राजकुमार जी समय बहुत कम है, धर्मेंद्र यादव जी इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर जी पूछिए। सर अभी जो इस समय सरसों की बुआई करनी है वो जैविक में कौन सी फसल कौन सी वो वैरायटी खरीदते हैं? जी सुनील जी। सर जी ऐसा है कि वैरायटी जैविक की कोई जरूरी नहीं होता कि आप जैविक में कोई वैरायटी जैविक ही यूज करें। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको जैविक खेती के तरीके से जैविक तरीके से पैदा करो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।
जो भी आपके पास अच्छी क्रॉप लगे भाई इसमें हमारा अच्छी पैदावार मिल रही है वही आप सरसों यूज करो। जी राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ इनको बताना चाह रहा था जो दर्शक है जी। देखो जी, सरसों के अंदर बीज चाहे आप कोई सा भी ले लो जी, सरसों ना हाइब्रिड के नाम से कई कंपनियां बेचती है, अभी तक सरसों के अंदर कोई हाइब्रिड आया ही नहीं है जी। सारी वेराइटी है। आप हिसार की वेराइटी भी यूज कर सकते हो, आपके कोई राजस्थान के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनकी भी वैरायटी यूज कर सकते हो जी। बस आपको जो मेथड है वो ऑर्गेनिक अपनाना है जी। जी, आपको ये सोचना है कि मुझे केमिकल खेत में डालना नहीं है, जो सरसों आपकी पैदा होगी वो ऑर्गेनिक होगी जी। रेवाड़ी से सत्यवान जी इस समय पर सत्यवान जी, जी हाँ सत्यवान जी नमस्कार, बहुत देर कर दी फोन करने में, आपने बहुत कम समय बचाया, संक्षेप में पूछे जो पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी वैसे मैं एक्सपर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, केवल लाइव आइए जी। मेन समस्या ये है कि अभी सरसों की जर्मिनेशन होगी जी, उसमें जर्मिनेशन पत्तों के ऊपर एक रोग आ जाता है, बारीक सा है, धोलिया कहते हैं जी, तो पौधे को खत्म कर देता है। उसकी रोकथाम जैविक तरीके से कैसे की जाए? राजकुमार जी ऐसा है जी, वैसे तो धोलिया वैसे तो तापमान की वजह से आता है जी। जब मान लो 28 से 30 डिग्री के हम कहते हैं कि उस टाइम बिजाई करो जी, और जैसे तापमान अगर थोड़ा दिन में जैसे ज्यादा हो जाता है और रात को जैसे ज्यादा ठंड सी पड़ती है ना जी, तो ये जी मौसम की गड़बड़ से ये धोलिया आता है जी। जी पहले तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे जैविक तरीके से जो भी हम खेत के अंदर या घर के अंदर जो पहले हमारी माताएं बहनें उसमें जो राख को यूज करती थी जी, जो हम अपने चूल्हे पे जो खाना बनाते थे जी, या जो दूध गर्म करते थे उसकी राख जो पैदा होती थी ना, या तो उस राख को मिला के और उसके अंदर थोड़ी बहुत आप मान लो कोई अपनी जैसे खाद है थोड़ी बहुत वो मिला सकते हो, उसको मिला कर उसमें छिड़क दो। नहीं तो ये हम ये कहते हैं जी अगर थोड़ा सा आप उसमें पानी का वो कर दोगे ना, मॉइस्चर दे दोगे उसमें जी, क्योंकि वो थोड़ी नमी आ जाएगी तो वो नहीं आएगा सर धोलिया। जी जी हाँ, जब सवाल बहुत ज्यादा हो और हमारे पास समय कम हो तो हमें लगता है कि हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। आप लोगों के फोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने हमें फोन करने का प्रयास किया परंतु लाइन बिजी होने के कारण हमसे संपर्क नहीं हो पाया। आपका ये प्यार, आपका स्नेह हम हमेशा याद रखेंगे। अगले सप्ताह आप फिर से हमें फोन कीजिएगा। आप जितने भी लोग हमसे जुड़े उन सबके लिए धन्यवाद, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबके लिए धन्यवाद, उन सबको भी धन्यवाद जो कि सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे दोनों मेहमानों का जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।